नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश गोस्वामी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोस्वामी में। दोस्तों, आज हम इतिहास के सबसे पहले इतिहास को प्रारंभ करने वाले हैं। तो हम पढ़ते हैं इतिहास। इतिहास का मतलब होता है क्या दोस्तों? देखिए, इतिहास 3 शब्द से मिलकर बना है। पहला होता है इति, दूसरा होता है हास, इति धन, दूसरा होता है ह, तीसरा होता है आस। तो कह सकते हैं संस्कृत भाषा में इन तीनों शब्दों का मतलब अलग अलग हो निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो इति का मतलब निकलता है निश्चित ही। कैसे संस्कृत भाषा में इत का अर्थ होता है क्या? ऐसा ही या निश्चित ही। कह सकते हैं ऐसा ही। और देखिए, ऐसा ही और ह का अर्थ जो है वो ह का अर्थ आता क्या है दोस्तों? तो ह का अर्थ आता है कि रूप से। कह सकते हैं ह का अर्थ है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। आस का मतलब होता है, आस का अर्थ था कि था, ऐसा ही था। कह सकते हैं आस का अर्थ था कि ऐसा ही था। निश्चित आस का अर्थ था। तो कह सकते हैं इतिहास का मतलब ऐसा ही निश्चित रूप से था। तो कहते हैं प्रमाणों के आधार पर जो मिलता है हमें सच, उसका मतलब होता है कि इतिहास ऐसा ही कुछ हमारे पहले की घटनाएं कुछ इसी प्रकार की रही होंगी। हम बात करते हैं कि अपने देश का नाम मिलता क्या है। तो देखिए, अपने देश का कई नाम मिलता है दोस्तों। तो सबसे पहला नाम मिलता है क्या कि अपने महाकाव्यों में क्या मिलता है। तो महाकाव्यों की बात करें तो महाकाव्य क्या होते हैं? तो जैसे रामायण हुए, रामायण, महाभारत। देखिए, महाभारत, इसमें अपने देश का नाम मिलता है कि भारतवर्ष कहा गया है। इसमें अपने देश को क्या कहा गया है? तो भारतवर्ष कहा गया है, भारत वर्ष। कह सकते हैं महाकाव्य में देश को क्या कहा है? तो भारतवर्ष कहा गया है। और बात करें पुराणों में भी क्या कहा गया है? तो महाकाव्य, पुराणों में भी क्या कहा गया है? तो पुराणों में भी महाकाव्य भारतवर्ष कहा गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतवर्ष, जो अपना भारतवर्ष है, इसे हिंदुस्तान क्यों कहा गया? जैसे होता है भारतवर्ष को हिंदुस्तान क्यों कहा गया? तो हम जानते हैं कि अपना 712 के बाद, 712 में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक शासक आया था। तो 712 के बाद जब कह सकते हैं अरब के व्यापारी आए, या मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा, तो जिस अरब के व्यापारी आए तो अरबी भाषा में कोई, जैसे हम किस नदी, तो मानते हैं जो भारत है सिंधु नदी के किनारे बसा है। तो कह सकते हैं भारत कहाँ बसा है? तो भारत सिंधु के किनारे बसा था। कह सकते तो अरब सागर के जो व्यापारी आए उनके शब्दकोश में कोई सिंधु नाम का कोई शब्द नहीं था। सो को क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। तो कह सकते हैं सिंधु के किनारे बसे थे, इसलिए हम क्या कहलाए? हिंदू कहलाए। ठीक है, इसलिए भारत को हिंदू कहते लगे। और जैसे सिंधु के आगे वाले विशाल क्षेत्र को देखा उन्होंने, मतलब क्षेत्र बहुत ही बड़ा था। तो कह सकते जैसे विशाल क्षेत्र को उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या कहा कि अरब के इतिहासकारों ने हमारे देश का नाम क्या रखा? हिंदुस्तान रखा। ठीक है दोस्तों, तो कह सकते जो अरब के व्यापारी थे उन्होंने हमारे देश का नाम क्या रखा? तो हिंदुस्तान रखा। अब देखिए, इसे जानने के स्रोत कौन है? तो 1921 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने क्या किया? साहनी ने 1921 ईस्वी में खुद जो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया। तो उसमें मोहनजोदाड़ो हो सकते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की क्या की? खोज किए। और खोज करने के बाद उन्हें कुछ भारत के बारे में जानकारियाँ मिली। तो सबसे पहले जानते हैं भारतीय इतिहास के जानने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, कितने प्रकार के स्रोत हो सकते हैं जिससे हम क्या करते हैं? भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। दोस्तों, तो भारतीय इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत होते हैं, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं।
तो कह सकते हैं भारतीय इतिहास को जानने के लिए 6 स्रोत होते हैं। कितने होते हैं? 6। भारतीय इतिहास को 6 स्रोत हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास जानने के कितने स्रोत हैं? 6। पहले थे अनैतिहासिक ग्रंथ। कह सकते हैं पहला स्रोत होता है अपना क्या, तो ऊपर इसे मिटाते हैं ऊपर वाले भाग को और ऊपर से लिखना चालू करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाए, पूरा आटेगा नहीं भोजपुरी कह सकते हैं। तो देखते हैं भारतीय इतिहास को जानने के कितने ग्रंथ स्रोत होते हैं, तो लिखेंगे भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत, के जानने के स्रोत। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। सबसे पहला आता है कि अनैतिहासिक ग्रंथ होता है। पहला होता है कौन सा? तो अनैतिहासिक ग्रंथ। अनैतिहासिक ग्रंथ कैसे? तो दोस्तों अनैतिहासिक ग्रंथों से हम भारत के इतिहास को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अनैतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो वेद। अनैतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत आएगा वेद, पुराण। देखिए वेद से जानते हैं भारतीय इतिहास को, पुराण से जानते हैं। देखिए ब्राह्मण होता है, ये ब्राह्मण जात नहीं है दोस्तों, ब्राह्मण एक ग्रंथ है। ठीक है, ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का उपनिषद होता है। उपनिषद से हम क्या करते हैं? यह धर्मशास्त्र होता है, धर्म शास्त्र। और इसका क्या करते हैं? जैन साहित्य हुआ, बौद्ध साहित्य हुआ। जैन साहित्य से जानते हैं भारतीय इतिहास को। बौद्ध साहित्य से क्या करता है? बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य से हमें भारतीय इतिहास के बारे में क्या करता है? जानकारी मिलते हैं। अगला आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा जानने का स्रोत तो कौन सा है? ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ बात करें दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? तो जैसे जितने भी महाकाव्य होते हैं, महाकाव्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो इतिहास, जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, ये क्या हुए? ऐतिहासिक ग्रंथ हुए। कह सकते हैं पुराण हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौटिल्य है। ठीक है, कौटिल्य ने, चाणक्य जी ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। जैसे कह सकते हैं राजत रंगड़ी हुआ, इससे क्या कर सकते हैं? हम भारतीय इतिहास को जान सकते। जो रजत रंगड़ी है तमिल, एक प्रकार कह सकते हैं तमिल ग्रंथ है। तमिल ग्रंथ रजत रंगड़ी क्या है? तो एक प्रकार की तमिल ग्रंथ है, कह सकते हैं। जैसे महाकाव्य वंश हुआ, दीपवंश हुआ, कह सकते हैं दीप वंश से हम जान सकते हैं, महाकाव्य वंश से जान सकते हैं, महाकाव्य वंश से हम भारतीय इतिहास को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्या स्रोत? तीसरा स्रोत क्या होता है? तो विदेशी विवरण हुआ, कह सकते हैं विदेशी विवरण। कहते हैं विदेशी विवरण के अंतर्गत जैसे मान चलते हैं कि जो विदेशी यात्री भारत पर यात्रा करने आए थे ना दोस्तों, जो विदेशी यात्री भारत पर यात्रा करने आए थे ना, उन्होंने अपनी भारत विवरण में कुछ ग्रंथ लिखा। कैसे कुछ ग्रंथ लिखे, कुछ किताबें लिखी, जिसे विदेशी साहित्य के या विदेशी विवरण के रूप में जानते हैं। जैसे बात करें कि तिब्बती लेखक आए थे, मुस्लिम लेखक आए थे, मतलब हर एक प्रकार के लेखक आए थे, कुछ न कुछ क्या किए? लिख के गए। जैसे मेघनाद आया था, फरहान आया था, तो ये सब कुछ न कुछ भारत की यात्रा के दौरान लिखे। जैसे कहते हैं फरहान की ग्रंथ हो गई, या ऐसे ग्रंथों का नाम लिखते हैं। इंडिका हो गया,
इंडिका, जैसे मान चलते विदेशी ग्रंथ जैसे क्या है, इंडिका है, तो इससे भारत के बारे में क्या मिलती है, जानकारियाँ मिलती हैं। चौथा आता है कि अभिलेख। अब बात करते हैं चौथी जानकारी किससे मिलती है, तो अभिलेखों से मिलती है, अभिलेखों से मिलती है। तो कह सकते हैं जो पहले भारत के राजा, प्राचीन इतिहास की जो सबसे विश्वसनीय, मतलब विश्वास करने वाली सबसे विश्वसनीय जो ग्रंथ होता है तो अभिलेख होते हैं। कहते हैं भारतीय जो राजाओं के बारे में, भारतीय राजाओं के बारे में तो जानकारी किससे मिलती है, अभिलेखों से मिलती है। किससे मिलती है कि जानकारियाँ किससे मिलती, अभिलेखों से मिलती है, अभिलेखों से मिलती हैं। तो अभिलेख में कह सकते हैं, अभिलेख कौन कौन से हो गए, जैसे कह सकते हैं प्रयाग स्तंभ हुआ, जैसे हुआ क्या, प्रयाग स्तंभ हुआ, प्रयाग में स्तंभ जैसे अशोक ने बनाया था, कह सकते हैं मूर्ति हुए, जो मूर्ति हुआ, प्रयाग स्तंभ हुआ, मूर्ति हुआ, अभिलेख हुए। जैसे कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं एक इतिहास को जानने का क्या है, एक शासन है। देखिए जो प्रयाग स्तंभ है, प्रयाग स्तंभ, प्रयाग स्तंभ बनवाया था किसने, तो प्रयाग स्तंभ ने क्या खारवेल नरेश ने क्या किया था, खारवेल नरेश ने क्या किया था, तो प्रयाग स्तंभ को बनवाया था। चौथी बात आती है मुद्रा। पांचवा प्रमाण मिलता है हमें किससे, तो मुद्रा से मिलता है। दोस्तों बातें, जो मुद्रा होता है किसी भी राज्य की विकास के बारे में कौन बताता है, तो मुद्रा बताता है। तो कह सकते हैं किसी भी राज्य के बारे में मुद्राएं क्या करती हैं, जानकारियां देती हैं। मुद्राएं जानकारियां देती हैं। बात करें कि मुद्राएं कैसी हुआ करती थी, तो यदि राज्य अच्छा होगा तो मुद्राएं किसका होगा, तो मुद्राएं सोने और चांदी की होंगी, तो मुद्राएं किसकी होंगी, सोने चांदी की होंगी। यदि नहीं होगा तो लोहे की, पीतल की, किसी और चीज़ की मुद्राएं हो सकती हैं। और छठा अभिलेख जो छठा जानकारियों के स्रोत होता है, क्या होता है, प्राचीन स्मारक होता है। प्राचीन स्मारक के अंतर्गत जैसे कह सकते हैं अशोक ने क्या किया, मंदिर बनवाया। जैसे कह सकते हैं मंदिर हुआ, इसमें क्या आता है, तो मंदिर, मंदिर हुआ, खंडहर हुआ, मूर्तियां हुई। जैसे कह सकते हैं सारनाथ अभिलेख हुआ, अभिलेख हुए। देखिए इनसे हमारे भारत के इतिहास के बारे में किससे, तो अनैतिक साहित्य, नैतिक साहित्य, विदेशी साहित्य, अभिलेखों से, मुद्रों से, सॉरी मूर्तियाँ, अभिलेख दो लिख दिया, प्राचीन स्मारकों से, यहाँ से अपने भारत के बारे में क्या मिलती है, जानकारियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे पूरे, इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में, और पाषाण काल से लेके भारत की स्वतंत्रता तक की सारी इतिहास को हम पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी आपको मिलती है। जय हिंद दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं।